सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में विश्व फिजियोथेरेपी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 सितंबर को। तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस ये हर साल 8 सितंबर को ही मनाया जाता है। फिजियोथेरेपी ये पुरानी बीमारियों और दर्द से संबंधित अंतर्निहित समस्याओं के प्रबंधन से संबंधित है। ये दिन लोगों को फिट रखने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में फिजियोथेरेपिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने को समर्पित है। इसे पहली बार 1966 में मनाया गया था और इस बार थीम क्या है? प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा, अभी सितंबर में हमने कौन कौन से डे मनाए? एक तो 2 सितंबर को हमने विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया। 5 सितंबर को एक तो नेशनल टीचर डे मनाया और इंटरनेशनल चैरिटी डे मनाया। और 8 सितंबर को हमने अभी वर्ल्ड लिटरेसी डे विश्व साक्षरता दिवस मनाया था और अभी ये 8 सितंबर को ही वर्ल्ड फिजियोथेरेपी दिवस भी मना रहे हैं। तो ये आपको इतना याद रखना है। बढ़ते आगे। और हाँ गाइज, अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका अपनी तैयारी को अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का। और इस बार तो अनअकैडमी आपको दे रहा है 30% तक के डिस्काउंट भी। अच्छा, इसके अलावा अगर लाइट सब्सक्रिप्शन को आप यूज करोगे तो 55% डिस्काउंट आपको मिलेगा, यानी कि 179 रुपीज पूरे साल भर के लिए, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? 50+ फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट भी, वो भी मात्र 179 रुपीज में पूरे साल भर के लिए। लेकिन याद रखना, ऑफर केवल वैलिड है 4 से लेकर 9 सितंबर 2022 तक के लिए। और हाँ, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, बैंक प्रिपरेशन के लिए नए बैचेस भी शुरू हो चुके हैं अभी 8 सितंबर 2022 से ही। तो उन्हें ज्वाइन कीजिए और अपने सिलेक्शन के चांसेस को पक्का कीजिए बेस्ट टीचर्स की बेस्ट स्ट्रेटजीज के साथ। तो सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, जिस पे क्लिक करके आप इन मौके का फायदा उठा सकते हैं। और डिस्काउंट पाने के लिए यूज कीजिए अपना रेफरल कोड जो कि है क्रैक एग्जाम। तो मौका अच्छा है, मार दीजिए चौका। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 132वें स्थान पे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में भारत 2021 में 191 देशों की सूची में 132 नंबर पे रहा। अच्छा, इस इंडेक्स को जारी किसने किया? तो इसे जारी किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। वैसे अगर बात करें 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 131 थी और अभी है 132। तो इस एक स्थान की गिरावट के लिए जीवन प्रत्याशा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारत की जीवन प्रत्याशा 69.7 से घट करके 67.2 ईयर हो गई है। जीवन प्रत्याशा मतलब कि भारत में एवरेज जो लिविंग लाइफ है, लोग कितना जी सकते हैं, उसे कहेंगे जीवन प्रत्याशा दर, कि हाँ एवरेज बंदा इतना जी लेता है। तो भारत इसमें हमने कहा 132 नंबर पर है। टॉप पर कौन है? टॉप पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पे नॉर्वे है और थर्ड पे है आइसलैंड। अच्छा, इसी तरह से एक ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 आई थी, उसमें भारत 121वें स्थान पे था। और टॉप पे कौन था? टॉप पे था फिनलैंड। और उससे पहले वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया था, उसमें भारत 37 नंबर पे था और टॉप पे डेनमार्क था। और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की बात करेंगे तो भारत इसमें 135वें स्थान पर रहा, टॉप पे है आइसलैंड। वहीं अगर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात करेंगे, यानी कि दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है, तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया का वियना। दिल्ली इसमें 112वें स्थान पर रहा 140 शहरों में से। और इसको जारी किसने किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने। वहीं अगर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की बात करेंगे तो भारत आखिरी स्थान पे था 180 नंबर पे, टॉप पे डेनमार्क था। और आपको बता, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 आया था, जिसमें भारतीय वायुसेना को तीसरे स्थान पे रहा था, टॉप पे अमेरिका की वायुसेना थी, दूसरे पे रशिया की वायुसेना। और ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको जारी किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, इसमें भारत 54 नंबर पे था और टॉप पे जापान था। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया, भारत इसमें 150वें स्थान पे था, टॉप पे नॉर्वे था। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो इसमें भारत 136 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था।
और डेमोक्रेसी इंडेक्स यानी कि लोकतंत्र सूचकांक, जिसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया, इसमें भारत 40वें स्थान पे था, टॉप पे नॉर्वे था। वहीं भ्रष्टाचार सूचकांक की अगर बात करेंगे, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जारी किया था, इसमें भारत 85 नंबर पे था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थे, ये सारे जारी हुए हैं 2022 में, तो इन्हें आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए कि सितंबर 2022 में किस देश ने एक कानून पारित किया है जो उसे आत्मरक्षा के लिए परमाणु हमला करने की इजाजत देता है। तो क्या उत्तर हो सकता है इसका? इसका उत्तर होगा उत्तर कोरिया। तो अभी उत्तर कोरिया ने एक कानून पारित किया जो उसे आत्मरक्षा के लिए परमाणु हमला करने की इजाजत देता है। तो अब एक नए कानून के साथ एक परमाणु हथियार देश के रूप में राष्ट्र की स्थिति अपरिवर्तनीय हो गई है। अब नए कानून के अनुसार देश के प्रमुख बलों और राज्य के परमाणु या गैर परमाणु हमले की स्थिति में वह परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। अच्छा, उत्तर कोरिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है बताने को, हम बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन मेरे पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा। जैसे कि परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये कब मनाया हमने? आंसर होगा 29 अगस्त को। आप जानते हो अभी रशिया ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, उस मिसाइल का नाम बताओ। तो आंसर होगा RS-28 सम्राट, जिसे नाटो साटन 2 कहता है। आपको याद होगा यूनाइटेड अरब अमीरात ये न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करने वाला पहला अरब देश बना था और प्लांट का नाम रखा था बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट। अच्छा, भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम ही बता दो। तो आंसर होगा INS ध्रुव। और भारत से ही 2 पॉइंट और याद आएंगे आपको। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण ये कब किया था? 1974 में, और उसका निकनेम क्या रखा था? स्माइलिंग बुद्धा। वहीं दूसरा परमाणु परीक्षण हमने 1998 में किया था और उसका नाम रखा था ऑपरेशन शक्ति। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि पाकिस्तान के परमाणु बम जनक थे जिनका निधन हो गया अभी, उनका नाम क्या है? डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। चलो उत्तर कोरिया की भी बात करते हैं। तो ये रहा मैप में उत्तर कोरिया। अच्छा, इसकी कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। और करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। और यहाँ के सुप्रीम लीडर कौन है? किम जोंग उन है। आपको याद हो तो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने किम को द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित भी किया था। अच्छा, वैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहते हैं? 38 पैरेलल। और आपको याद हो तो इसी साल नॉर्थ कोरिया ने सबसे शक्तिशाली ह्वांगसोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था। तो ये ध्यान रख लेना। बढ़ते आगे, चलो फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में किसने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की? तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और अभी इन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को शुरू किया है। उन्होंने टीबी के उपचार से गुजर रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता करने के लिए, दाताओं के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए एक पोर्टल है जिसका नाम है निक्षय 2.0 पहल, इसको शुरू किया। तो निक्षय मित्र बनने के लिए कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकृत कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है अपने आप को, और 1 से लेकर 3 साल तक समर्थन देने के लिए अवधि का चयन भी कर सकता है। वैसे आप जानते हो सभी देशों ने टीबी को खत्म करने का लक्ष्य कब का रखा है? 2030 का, लेकिन भारत का लक्ष्य है 2025 का। अब मैं आपसे पूछूंगा वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। तो आंसर होगा 24 मार्च को। और वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है ये आप लोग बताओ, और मलेरिया को खत्म करने का हमारा लक्ष्य कब का है ये भी बताओ। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट बनी है। कौन से नंबर की हैं? तो 15वें नंबर की हैं, ये आप याद रखना। और अभी इनके एक सचिव भी बने थे, उनका नाम क्या है? राजेश वर्मा है, ये भी याद रखना। और हमारे अभी नए वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़, ये कौन से नंबर के हैं? 14 नंबर के हैं, ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे, चलो बताओ, हाल ही में रक्षा मंत्री जो हैं हमारे राजनाथ सिंह, इनको किस देश के राजसी घोड़ा उपहार में मिला है? तो आंसर होगा मंगोलिया। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, अभी ये मंगोलिया और जापान की 3 दिनों की यात्रा पर थे, और ये किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली मंगोलिया यात्रा थी। उन्होंने इस दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति जो हैं उखनागिन खुरेलसुख, उनसे मुलाकात की, और इस मुलाकात में उन्होंने राजनाथ सिंह जी को मंगोलिया का राजसी घोड़ा भेंट किया है।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 7 साल पहले मंगोलिया की यात्रा पर गए थे तो उन्हें भी एक घोड़ा भेंट किया गया था। तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी इस घोड़े को लेकर के आ गए और उन्होंने इस घोड़े का नाम क्या रखा? चलो बताओ सोच के, क्या रख सकते हैं? तो उन्होंने इस घोड़े का नाम रखा है तेजस। आपको मैं बता दूं, मंगोलिया को घोड़ों की भूमि कहा जाता है। अब बात मंगोलिया की है तो ये रहा मैप में मंगोलिया, कैपिटल इसकी उलन बटर है। और उलन बटर में आपको याद होगा 35 नंबर के अभी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 हुए थे, जिसमें भारत ने टोटल 17 मेडल जीते थे। एक इसमें गोल्ड था, 5 सिल्वर थे और 11 ब्रोंज थे। और ये एक गोल्ड इंपॉर्टेंट याद आया होगा आपको, किसने जीता था? रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में। करेंसी मंगोलियन टोगरोग है। प्रेसिडेंट हमने क्या कहा? ओखनागिन खुरेलसुख है। अभी आईसीसी में 3 नए सदस्य देश बने थे, कौन कौन? मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड। अच्छा, मंगोलिया के साथ भारत कौन सी एक्सरसाइज करता है? तो आंसर होगा नोमैडिक एलिफेंट। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी सितंबर 2022 में बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने किस नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध जिसका नाम है गयाजी बांध, इसका उद्घाटन किया? तो आंसर होगा फल्गु नदी। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। तो अभी इन्होंने गया में फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध जिसका नाम है गयाजी बांध, इसका उद्घाटन किया। ये बांध की बात करें तो 411 मीटर ये लंबा है और 3 मीटर ऊंचा है और इसे 312 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। तो अब इसके बनने से यहाँ पिंडदान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विष्णुपद घाट के पास फल्गु नदी में साल भर कम से कम 2 फीट पानी उपलब्ध रहेगा। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछूंगा, बताओ दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा ये कहाँ पे लगाया गया था? तो आंसर होगा असम में। आपको याद है आदि बद्री बांध न्यूज में था, इसके निर्माण के लिए किन देशों ने आपस में समझौता किया था? बताओ। आंसर होगा हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। ये हिमाचल प्रदेश में बनेगा और इस बांध को हिमाचल प्रदेश की सोम नदी से पानी मिलेगा, ये याद रखना। चलो कुछ इंपॉर्टेंट बांध मैं आपसे पूछता हूँ, साथ में बताना ये कहाँ पर है और ये किस नदी पर है। जैसे कि टिहरी बांध, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट बांध ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे टिहरी बांध हो गया, हीराकुद डैम हो गया। तो पहले तो बात करें टिहरी डैम की, तो ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। कौन सी नदी पे? भागीरथी नदी पे। वहीं हीराकुद डैम की बात करें तो ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, महानदी पर। सरदार सरोवर डैम आपको मिलेगा गुजरात में, नर्मदा नदी पर। उरी डैम आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में, झेलम नदी पे। और डलहस्ती डैम आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में ही, ये मिलेगा आपको चिनाब नदी पे। और बगलिहार बांध की भी अगर बात कर लें तो ये भी जम्मू कश्मीर में मिलेगा, चिनाब नदी पे ही। अच्छा, नागार्जुन सागर डैम आपको मिलेगा कहाँ? आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर। वहीं अगर इडुक्की डैम की बात करें तो ये केरल में मिलेगा, पेरियार नदी पर। और कोयना बांध आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, कोयना नदी पर। और करजन बांध करजन नदी पे मिलेगा गुजरात में। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट डैम हैं, अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित ST/SC के रोगियों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक सरकार ने राज्य में दुर्लभ बीमारियों और उच्च लागत वाली बीमारियों के रूप में वर्गीकृत बीमारियों से पीड़ित ST/SC के रोगियों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार उन बीमारों के लिए मौद्रिक सहायता प्रदान करेगी जो कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आती है। और सरकार ने इस नई योजना के लिए 23.18 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब बात यहाँ पे कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो, कर्नाटक की कैपिटल बंगलुरु है, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और आपको याद है भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? बंगलुरु में ही। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई है और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। अच्छा, यूं बताओ, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये किस शहर में खुलेगा? तो आंसर होगा बंगलुरु में। इसे लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अभी कर्नाटक ने किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो आंसर होगा पुनीत राजकुमार को। अच्छा, कर्नाटक के कबीर नाम से फेमस थे कौन जिनका भी निधन हो गया? तो आंसर होगा इब्राहिम सुतार। और 21 जून को हम मनाते हैं योग दिवस। 2022 का कहाँ पे मनाया गया था? मैसूर कर्नाटक में।
अभी हमने पढ़ा था कि कन्नड़ फिल्म एक्टर हैं किच्चा सुदीप, इनको पुण्य कोटि दत्तू योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। और इसकी खास बात क्या है, इसके लिए वो कोई चार्ज भी नहीं ले रहे हैं, कोई पैसा भी नहीं ले रहे हैं। ये अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात भी है। और वहीं अभी कर्नाटक ने रॉबिन उथप्पा को बनाया था ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर भी। बुनकरों के लिए उन्होंने नेकरा सम्मान योजना भी शुरू की थी। आपको याद है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण ये बेंगलुरु में हुआ था, जिसका शुभंकर मैस्कॉट था वीरा। टॉप पे इसमें जैन यूनिवर्सिटी थी बंग की। और कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के नाम पे रखा गया। उसके अलावा कर्नाटक ने बेंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु कल्याण वॉर रूम शुरू किया था। और सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य भी आपका कर्नाटक ही है। और बताओ भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा कर्नाटक के मैसूर में। कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना? विजयनगर। यहीं पे आपको अलमाटी बांध मिलेगा कृष्णा नदी पर, कृष्ण राज सागर बांध मिलेगा कावेरी नदी पर। और भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। और कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया था। भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये बनेगा कर्नाटक में। और आप जानते हो कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य भी बना था। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल को। तो अभी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा कि यात्रा लेखकों के एक वैश्विक संगठन ने राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य घोषित किया। और इसके लिए पश्चिम बंगाल को 9 मार्च 2023 को बर्लिन में वर्ल्ड टूरिज्म एंड एविएशन लीडर्स समिट में सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड्स का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। किसे मिलेगा? पश्चिम बंगाल को। तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। देखो, पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे, जिसके नीचे भारत की पहली मेट्रो भी चलेगी। और कोलकाता बंदरगाह का नाम किसके नाम पे रख दिया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? ममता बनर्जी हैं। और गवर्नर अभी तक थे जगदीप धनखड़, जो कि हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए 14 नंबर। तो अब नए गवर्नर कौन है? मतलब अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, एडिशनल चार्ज, मणिपुर के जो गवर्नर है ला गणेशन को। अभी आपको याद है पश्चिम बंगाल ने 7 नए जिले बनाए हैं। पहले 23 थे, अभी 7 बन गए। टोटल कितने हो गए? 30 हो गए। और पश्चिम बंगाल के मायापुर में नादिया जिले में बनेगा वैदिक तारामंडल का मंदिर, जो होगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक। भारत का पहला टायर पार्क भी आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में शुरू हुई थी बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्राम लाइब्रेरी। और पश्चिम बंगाल ने एक ओपन एयर क्लासरूम भी शुरू किया था परे शिक्षालय नाम से। 75वीं संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, जिसको केरल ने जीता पश्चिम बंगाल को हरा करके। और याद रखना, अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कोलकाता ही है। और पियाली बिसाक का नाम भी याद रखना, ये पर्वतारोही है पश्चिम बंगाल से। क्यों नाम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली ये पहली भारतीय बनी। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। बढ़ते हैं। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 को डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोवर है नीरज चोपड़ा, जो भी डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वे अपने दूसरे प्रयास में 88.44 मीटर थ्रो के साथ टॉप पर पहुंचे, और जो कि उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। तो याद रखना, डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं नीरज चोपड़ा। अच्छा, आप मुझे बताओ, इनके ऊपर, नीरज चोपड़ा के ऊपर एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। किसने लिखा? नवदीप सिंह गिल ने। अभी इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री। और इनके सम्मान में भाला फेंक दिवस हम मनाते हैं 7 अगस्त को। ये सब याद रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी सितंबर 2022 में किस देश के वॉल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र के अगले मानव अधिकार उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया। तो भी ऑस्ट्रिया के वॉल्कर तुर्क को संयुक्त राष्ट्र के अगले मानव अधिकार उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वे किनका स्थान लेंगे? चिली के मिशेल बाचेलेट का। अच्छा, ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या होती है? वियना, जहां पे आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? ओपेक का।
यहाँ के प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वॉन डर बेलेन और चांसलर अभी नए बने थे कार्ल नेहमर। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था कि लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा तनिकेला भरणी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना। और इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।